Hello students, today we'll start with the topic called as डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा है। थोड़ा रिकॉल करा दूं। सर्कल में हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि इफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज बीन गिवन टू अस। अब सर्कल के बाहर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम लोग सर्कल के बाहर उन्हीं पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं जहां से पास किए गए दो टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल वी आर सपोज टू सिलेक्ट दोज पॉइंट्स ओनली फ्रॉम विच द टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझो, मैंने इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है वहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए। ऐसे सर्कल के बाहर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां से हम लोग दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को बना सकते हैं। उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बनता है विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। The equation of director circle will be x square plus y square is equal to 2a square। तो बेसिक कंसेप्ट इस डायरेक्टर सर्कल का क्या है? डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ विच टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द गिवन सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायरेक्टर सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप इस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट को प्लॉट करो। प्लॉट एनीवेयर अ पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल और गिवन सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाओ। डायरेक्टर सर्कल पर आए हुए पॉइंट से अगर आप गिवन सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाते हो देन द टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप लोग ऐसे याद रखें, डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा सर्कल है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ विच द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द गिवन सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वही टॉपिक अब हम लोग पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं। और पैराबोला हैज बीन गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा सी शेप का पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर रहा है। x इज इक्वल टू -a। लास्ट लेक्चर को रिकॉल करो तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स पास आउट हम लोग करते हैं, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट द डायरेक्ट्रिक्स। उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल के टॉपिक को पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी था? फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ से अगर हम लोग दो टेंजेंट्स पास करते हैं एंड पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे? डायरेक्ट्रिक्स पे, एंड दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप बात समझो, there are going to be infinite focal chords in a parabola। ये पैराबोला के लिए हम लोग इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर पाएंगे। कोई भी फोकल कॉर्ड आप उठा लो, उसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट आप लोग बनाओगे वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ पे देखो, फोकल कॉर्ड इनफाइनाइट है। हर एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट पास होंगे दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वेयर दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। तो बात समझो, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब अगर इस प्रॉपर्टी को मैं रिवर्स फॉर्मेट में बोलूं तो इस डायरेक्ट्रिक्स पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट।
on this given directrix there are going to be infinite points. From every point on the directrix it will be possible for us to draw two tangents, and अगर हम लोग इस डायरेक्ट्रिक्स पर आए हुए कोई भी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वो जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उनसे पैराबोला का फोकल कॉर्ड बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से दो टेंजेंट पास होते हैं। वो दो टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैराबोला के ऊपर बनेगा उनको ज्वाइन करने पर हमेशा क्या मिलेगा, अपने को फोकल कॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट पास होते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट होते हैं, रिवर्स जा रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स पर आए हुए पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बनेगा, फोकल कॉर्ड। दैट मीन्स मान लो कि मैंने डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट पास करें, ये दो टेंजेंट के हो गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पर ये जो कॉर्ड बना, ऑलवेज ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी द फोकल कॉर्ड, क्योंकि जो दो टेंजेंट बनाए गए हैं वो डायरेक्ट्रिक्स से बनाए गए हैं। एंड सेकेंड थिंग, डायरेक्ट्रिक्स पर आए हुए पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स कि भाई डायरेक्ट्रिक्स पर आए हुए कोई भी पॉइंट से पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट बनेंगे एंड दोज टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायरेक्टर सर्कल क्या फंडा था, हम सर्कल के बाहर ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो इधर भी पैराबोला के ऊपर, पैराबोला के बाहर हम ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हम लोग बना सके। पैराबोला के बाहर हम लोग ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हम लोग बना सके। नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी वी कम टू नो कि ऐसे बाहर के पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, तो कि ऑल द पॉइंट्स विच कम्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम देयर इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला they are always going to be perpendicular to each other. That means the whole directrix itself works for us as director circle. अभी यहाँ पे थोड़ा confusion create मत करना कि सर आप सर्कल बोल रहे हो और ड्रॉ तो लाइन कर रहे हो, तो मैं क्लियर कर दूं। डायरेक्टर सर्कल का बेसिक फंडा क्या है, एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर आए हुए कोई भी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दो टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। डायरेक्टर सर्कल का फंडा ये है, एक ऐसा कर्व जहाँ से अगर हम लोग दो टेंजेंट्स गिवन कर्व पर बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। सर्कल में वो खुद, डायरेक्टर सर्कल खुद एक सर्कल बन के आता है जिसका इक्वेशन ये है। इन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन, वो क्लियर करो, नाम डायरेक्टर सर्कल ही है पर वो कर्व क्या है, लाइन। तब ऐसा समझो सर्कल के अंदर डायरेक्टर सर्कल खुद एक सर्कल होता है जहां से पास किए गए दो टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। पैराबोला के अंदर डायरेक्टर सर्कल एक लाइन है जहां पर आए हुए कोई भी पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप फंडा याद रखो, डायरेक्टर सर्कल क्या है, एक ऐसा कर्व जहां जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हो तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इन सर्कल केस डायरेक्टर सर्कल इटसेल्फ इज अ सर्कल। इन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन। What is the equation of that line directrix which we are talking about? X is equal to -a। तो हम कह सकते हैं कि जैसे x² + y² = a² के लिए डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = 2a²।
तो पैराबोला y² इक्वल टू 4ax के लिए डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -a। मैं फिर से बोलते हम लोग डायरेक्टर सर्कल है ताकि सबके अंदर नाम कॉमन रहे। आप क्लियर कट याद रखना, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही होता है जिसका इक्वेशन ये है। पैराबोला के अंदर डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होता है और वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स होता है जिसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -a। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्मल। बिफोर गोइंग टू नॉर्मल आपको एक बात बता दूं, मैंने एक स्टेटमेंट नोट्स में लिखा है, dy by dx denotes the slope of the tangent drawn to the given curve at point x, y। इसका यूज हम लोग मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड के अंदर करेंगे, बट एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए क्लियर कर दूं। क्या लिखा है मैंने, dy by dx denotes the slope of the tangent drawn to the given curve at point x, y। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो हमें एक सर्कल का इक्वेशन दिया है x² + y² इज इक्वल टू 25। थोड़ा बहुत चेन रूल वगैरह आपने पढ़ लिया है, ये एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बट यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं। अब अगर मैं इस सर्कल के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, y² का 2y इंटू dy by dx, 25 कांस्टेंट टर्म है तो 2y dy by dx इज इक्वल टू -2x dy by dx -x by y। ये जो सर्कल का इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्लियर नहीं है तो फिलहाल उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 12th में आ ही जाएगा। फिलहाल आप लोग इस आंसर पे कॉन्सेंट्रेट करें। सर्कल का ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें dy by dx मिलता है -x by y। What does this dy by dx means? तो बात समझो, dy by dx का मतलब होता है सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप। यानी समझो, अगर मैं सर्कल पर एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करूँ, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, इस पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट पास करवा पाएंगे। इस पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का स्लोप है dy by dx। तो कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और रूल के हिसाब से हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट पास किया जा सकता है। तो dy by dx कौन से टेंजेंट का स्लोप है? सर्कल पे पॉइंट से इनफाइनाइट है, हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट पास होगा, तो dy by dx उनमें से कौन से टेंजेंट का स्लोप डिनोट कर रहा है? तो याद रखिए, dy by dx denotes the slope of the tangent drawn to the given curve at point x, y। मतलब ये जनरल है, सर्कल पर कहीं पे भी एक वेरिएबल पॉइंट x, y होता है, उस पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का स्लोप है dy by dx। सर्कल के केस में उस dy by dx का आंसर क्या आ रहा है, -x by y। अब समझो, मैं आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट दूं, मैंने आपको एक पॉइंट दिया 4,3। अब देख लो ये पॉइंट 4,3 सर्कल पे है, 25 आंसर आ रहा है। अब मुझे जनरल स्लोप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए जिसको मैंने 4,3 पॉइंट से बनाया है। I just want to find the slope of that particular tangent which I have drawn from which point 4,3। तो अगर हमें स्पेसिफिकली उसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए
जिसको मैंने 4,3 से पास करा है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसके लिखने का पैटर्न ये है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, dy/dx एट पॉइंट 4,3। मैं फिर से बोल दूं, इसको हमें रीड करना है dy/dx एट पॉइंट 4,3। इसका मतलब dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4,3 मतलब 4,3 से 4,3 पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 3 रख दो, तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से जो टेंजेंट पास करा है इसका स्लोप आ रहा है -4/3। ऐसा आप सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट प्लॉट करो, उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखो। सर्कल पर आप कहीं पे भी पॉइंट प्लॉट करो, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो उस पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का स्लोप हम लोग डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। पर याद रहे, आप ये थियरी तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने टेंजेंट उस पॉइंट से बनाया है जो कर्व पर है। कर्व के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से भी टेंजेंट्स बनते हैं, उनके भी स्लोप होते हैं, और उनका स्लोप ये मेथड से नहीं मिलता। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पॉइंट्स विच आर ऑन द कर्व। कर्व के बाहर जो पॉइंट्स हैं उनके लिए ये थियरी काम नहीं करेगा। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। dy/dx डिनोट क्या करता है, dy/dx डिनोट करता है टेंजेंट का स्लोप जो हमने कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट इन जनरल x, y से बनाया है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो और सिर्फ उसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो आप उसमें रख के एग्जैक्टली उसी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल मूव फर्दर। द नेक्स्ट टॉपिक गिवन टू अस इज नॉर्मल। 3 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। आप टेंजेंट के लिए 3 फॉर्मूला याद रखते हो। पैराबोला की ही बात करूं तो कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट x1 y1 के लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन क्या याद रखते हैं, t = 0। पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए भी t = 0 ही होता है, और उसको डिराइव करते हैं तो y = x/t + at आता है। और स्लोप फॉर्म हम पैराबोला में याद रखते हैं y = mx + a/m। तो जैसे टेंजेंट के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, आपको पैराबोला के अंदर नॉर्मल के भी 3 इक्वेशन है, उसको याद रखना है। सर्कल में मैंने याद नहीं करवाया था क्योंकि सर्कल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, पर पैराबोला में आपको याद करना है। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल एक ऐसा लाइन है जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है एंड इट ऑलवेज पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये पैराबोला और इस पैराबोला के लिए मैंने ये टेंजेंट बनाया फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1। ओके, नॉर्मल की बात करें, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, अ लाइन passing through point of contact and parallel to the tangent is called normal। तो आप एक ऐसा लाइन बनाएं जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, तो ये लाइन को कंसीडर किया जाएगा नॉर्मल। मेक श्योर सर्कल में ये प्रॉपर्टी था कि अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। अपने खुद का दिमाग ना लगाएं, सर्कल में सेंटर था तो यहाँ पे फोकस है, तो नॉर्मल हमेशा फोकस से पास होगा। इस तरह से अपने खुद के लॉजिक ना बनाएं। नॉर्मल फोकस से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। वी कैन टेक इट इन ग्रांटेड कि नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, अब इस नॉर्मल के भी 3 इक्वेशन हमें दिए गए हैं। आपको इक्वेशंस डिराइव करने भी अगर आ जाए तो अगर आप नॉर्मल के इक्वेशन भूल जाओ तो उसको डिराइव भी कर पाओगे, पर बेटर है नॉर्मल के इक्वेशंस की ज़रूरत क्वेश्चंस में पड़ती है तो आपको लर्न ही करना है ताकि उस टाइम हमें डिराइव करने की ज़रूरत ना पड़े।
सबसे पहले पॉइंट कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट x1 y1 से जो नॉर्मल हमने बनाया है उसका इक्वेशन, ये टेंजेंट है। अब हम लिख रहे हैं नॉर्मल का इक्वेशन। सबसे पहले कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट x1 y1 से जो नॉर्मल पास होता है उसका इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1। देखो ये डिराइव कैसे होता है। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका हम लोग dy बाई dx फाइंड करते हैं। dy बाई dx का मतलब हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, dy बाई dx 4ax का डेरिवेटिव 4a, dy बाई dx क्या आया 2ay बाई। हमें पर्टिकुलरली उसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए जिसको मैंने x1 y1 पॉइंट से पास कराया है। तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, ये हमें उसी टेंजेंट का स्लोप देगा जो हमने x1 y1 से पास किया है। दैट विल बी x तो है ही नहीं, 2a बाई y1। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आया 2a अपॉन y1। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? इन्वर्ट द टर्म एंड चेंज द साइन। तो ये रहा नॉर्मल का स्लोप, ये रहा पॉइंट। तो आप पॉइंट स्लोप इक्वेशन लगा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आ गया उस टेंजेंट, उस नॉर्मल का स्लोप जिसको मैंने पास करा है फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 ऑन द गिवन कर्व। ठीक है। अब पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लेते हैं। तो y माइनस y1, तो y माइनस क्या हो जाएगा 280 इज इक्वल टू माइनस y1 280 अपॉन 2a, x माइनस x1 मतलब 80 स्क्वायर, ये क्या एक्सपांड करो तो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 क्यूब, ले जाओ सबको उस साइड। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। पैराबोला के ऊपर अगर पॉइंट पैरामेट्रिक में दिया हो, पैराबोला के ऊपर अगर पॉइंट पैरामेट्रिक में दिया हो तो उस पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है। भूल जाओ तो डिराइव कर दो, लर्न करो तो बेटर है। y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। रोज बोलने की हैबिट रखोगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में कैसे याद रखोगे तो उसका टेक्निक दे देता हूं। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन याद रखने का मेथड है, ये जो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है, t की जगह पे अब माइनस m रख दो, t की जगह पे क्या रख दो माइनस m। तो y इज इक्वल टू t की जगह पे माइनस m तो mx, t की जगह पे माइनस m तो माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये रहा स्लोप ऑफ द नॉर्मल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये रहा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। पैरामेट्रिक को आप लर्न करो और स्लोप फॉर्मेट के लिए याद रखो। स्लोप फॉर्मेट के लिए अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं। रिमेंबर द पैरामेट्रिक, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। स्लोप फॉर्म में चाहिए तो t की जगह पर माइनस m रखना है, ऐसा याद रखोगे तो अपने आप आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा इन स्लोप फॉर्म। ऐसा क्यों करना है? वाई वी रिप्लेस t बाय माइनस m, तो फंडा समझो। dy बाई dx अभी हमने डिराइव करा था, dy बाई dx अभी हमने
क्या डिराइव करा था, 2a बाय वाई। अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 80 स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट इज 280, तो dy बाई dx एट 80 स्क्वायर 280 क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 280, y कोऑर्डिनेट को 280 रखा। तो इसका मतलब पैराबोला के ऊपर आए हुए पैरामेट्रिक पॉइंट से जो टेंजेंट पास करते हैं, पैराबोला के ऊपर आए हुए जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है PT जिसको हम कहते हैं, उस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होता है, मान लो कि ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280 है, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उस टेंजेंट का स्लोप क्या मिला, 1/t। तो टेंजेंट का स्लोप 1/t है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -t हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या आया, -m। तो अल्टीमेटली t जो है वो नॉर्मल का स्लोप डिनोट कर रहा है। हमने जो थर्ड इक्वेशन लिखा वो क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप फॉर्म, स्लोप m था, एंड वी नाउ कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, -t। तो मैंने क्या करा, जहां जहां t था वहां पे -m रख दिया, तो उससे मुझे नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया इन स्लोप फॉर्म। आपको दो लर्न करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। डिराइव मैंने करा दिया, सेकंड से थर्ड कैसे याद रखना है, t की जगह पर आप -m रख दो, सीधा आंसर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में हमको मिला y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस m3। अगर मान लो कि ये नॉर्मल कोई पॉइंट h कॉमा k से पास हो रहा है, दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट h कॉमा k, h कॉमा k बिलोंग्स टू नॉर्मल। तो ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस क्या आ गया, m3। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन ऑफ m। इसको अच्छी तरह से फॉर्मेट करके लिखूं तो m³ प्लस 2am माइनस mh प्लस k इज इक्वल टू 0। तो m³ प्लस m कॉमन ले लो, 2a माइनस h, 2a माइनस h इंटू m प्लस k इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आया। इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो m की 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन ऑफ m। इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें m की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। m है क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर m की 3 वैल्यूज मिलेंगी। लेट द वैल्यूज ऑफ m बी m1 m2 m3। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, इससे ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि h k पॉइंट से हम लोगों ने 3 नॉर्मल बनाए। तो ये याद रखना, फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट इट इज पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द गिवन पैराबोला। कोई भी गिवन पॉइंट से पैराबोला के ऊपर हम लोग 3 नॉर्मल्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे अपने क्यूबिक इक्वेशन में पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो तो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b बाय a। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 विल बी 0। ये याद रखना, कम यूज है इसका, बट एज अ प्रॉपर्टी इट हैज बीन गिवन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, कोई भी एक पॉइंट से हम पैराबोला के ऊपर कितने नॉर्मल्स बना सकते हैं, 3। फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट इट इज पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ 3 नॉर्मल्स
ऑन द पैराबोला। प्रॉपर्टी, उन तीनों नॉर्मल्स के स्लोप का एडिशन 0 आएगा। वो जो 3 नॉर्मल्स होंगे उनके स्लोप के नंबर्स ही ऐसे होंगे कि तीनों को ऐड करने पर हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। ये था सम ऑफ द रूट्स। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो मिल जाएगा अपने को के, 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, वो हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ 2a माइनस h। यहाँ पे am³ था, तो इधर हमको am³ मिलेगा, यहाँ पे am³ हो जाएगा। ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि माइनस b बाय a, b 0 है। यहाँ पे हो जाएगा k बाय a, और यहाँ पे हो जाएगा। इन 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है माइनस ये वाला प्रॉपर्टी, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। वैसे ये तीनों याद रखना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, m1 m2 m2 m3 m3 m1, तीनों का एडिशन 2a माइनस h बाय a। इन 3 में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, h, k पॉइंट से हमने 3 टेंजेंट बनाए, 3 नॉर्मल बनाए। नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होंगे, तो 3 नॉर्मल है, तो टोटल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कितने होंगे, 3। उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखवाए हैं, वो लर्न करो। एक ही लर्न करना है, am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1। कोई भी पॉइंट से जो नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। सेम फॉर्मेट ही है। फर्स्ट नॉर्मल का स्लोप अगर m1 है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सेकेंड नॉर्मल का स्लोप m2 है, थर्ड नॉर्मल का स्लोप m3 है, तो तीनों पॉइंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, तीनों नॉर्मल्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आएंगे। इससे एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC लाइज ऑन x एक्सिस। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड ढूंढूं तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। y कोऑर्डिनेट ढूंढो, तीनों का समेशन डिवाइड बाई 3, तीनों का एडिशन करो तो माइनस 2a कॉमन ले लिया अपॉन 3, m1 प्लस m2 प्लस m3, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा, 0, तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। x कोऑर्डिनेट को जो आना है वो आएगा, बट द सेंट्रोइड फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल ABC इज हैविंग y कोऑर्डिनेट 0, तो वो सेंट्रोइड का पॉइंट जो होगा वो कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, कोई भी पॉइंट से, मान लो मैंने एक ये नॉर्मल बनाया, इस पॉइंट से ये टेंजेंट पास आउट हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, दूसरे का B है, दूसरा नॉर्मल यू गया, ये A, ये B, और मान लो कि ये C है, तो इस पॉइंट का, इस ट्राइंगल ABC का ये जो सेंट्रोइड आएगा, तो सेंट्रोइड हियर इज ऑलवेज गोइंग टू लाई ऑन द x एक्सिस। ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो एज अ प्रॉपर्टी आप लोग इसको याद रख सकते हो। याद रख सकते हो नहीं, याद रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बेसिस के ऊपर भी सम्स आते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट PT1 ऑन द पैराबोला intersects the parabola again at QT2, then
T2 इज इक्वल टू -2/T1 माइनस T1। देखो ये किस तरह से होता है वो समझो। पैराबोला के ऊपर हमको एक पॉइंट दिया है PT1। इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो ये रहा। हमने इस पॉइंट से नॉर्मल बनाया, तो अगर नॉर्मल बनाते हैं हो गया टेंजेंट को परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल आगे जाके पैराबोला को कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। पॉइंट PT1 से जो हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट बनाने के बाद हमने नॉर्मल बनाया, तो ये जो PT1 पॉइंट से जो नॉर्मल बना है, ये नॉर्मल आगे जाके पैराबोला पर कहीं इंटरसेक्ट होगा। मैंने ऐसा लिखा, लेट द नॉर्मल ओवर हियर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट PT1 intersects the parabola again at QT2। PT1 पॉइंट से जो नॉर्मल पास किया है, let the normal again intersects the parabola at point QT2। तो T2 की वैल्यू क्या होगी उसका फॉर्मूला दिया है। इसका भी प्रूफ है, पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको फॉर्मूला की तरह लर्न कर दो। -2/T1 माइनस T1। जैसे हमने स्टार्टिंग में फोकल कॉर्ड के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर PQ पैराबोला का फोकल कॉर्ड हो तो T1 इंटू T2 का आंसर क्या रहता है -1। T1 इंटू T2 का आंसर रहता है -1। उसी तरह से ये क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या थियरी है, PT1 पॉइंट से हमने एक नॉर्मल बनाया, वो नॉर्मल आगे जाके पैराबोला को Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Q पॉइंट के लिए अगर T का वैल्यू T2 हो तो वो T2 फाइंड करने का फॉर्मूला -2/T1 माइनस T1। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बेसिस पर एक सम कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है सम के अंदर, सम पढ़ो। नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 12x एट विच पॉइंट 3,6 मीट अगेन द पैराबोला एट पॉइंट Q। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग PQ एज डायमीटर। तो बात को समझो, वैसे डायग्राम का जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया है 3,6। इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना है। फिलहाल टेंजेंट की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या दिया है, ये 3,6 पॉइंट से जो नॉर्मल बना है वो नॉर्मल आगे जाके पैराबोला को Q में इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस इज द नॉर्मल विच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। इट इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट पॉइंट Q। अब हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है जिसके लिए PQ क्या बन जाएगा, डायमीटर। ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो कि हमने एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है जिसके लिए PQ क्या है, डायमीटर। पैराबोला क्या था, y² इक्वल टू 12x। चलो a का वैल्यू 3 हो गया। ये P3,6 को 81 स्क्वायर 281 के साथ कंपेयर करो, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, सीधा वैल्यू a कितना है 3, तो T1 मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा। a 3 है तो T1 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब लेट दिस नॉर्मल इंटरसेक्ट अगेन एट टू द पैराबोला एट पॉइंट Q पॉइंट के लिए T का वैल्यू अगर T2 है तो T2 का फॉर्मूला क्या था, -2/T1 माइनस T1। T1 कितना है 1, तो T2 कितना आ जाएगा -3। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 82 स्क्वायर 282, तो क्या आंसर आ जाएगा T2 -3 है। और A कितना है, A भी 3 है, तो 3 इंटू 9 27, 2 3 6, 6 इंटू -3 -8। तो P के कोऑर्डिनेट्स
3,6 है, क्यू कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करे 27, -18। हमारा सम क्या था, हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है जिसके लिए पी क्यू क्या बनेगा, डायामीटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी पी एन क्यू एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, y + 18 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड कर दो, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? लिखो। नेक्स्ट जो थियरीज हैं वो सेम ऑर्डर में हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा है, उसी ऑर्डर में अब हमें पैराबोला के लिए भी इन थियरीज को पढ़ना है। मैंने बोला था कि फॉर्मूला का फॉर्मेट आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आपको याद करा दूं, क्या थियरी था वो, पैराबोला के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला, पॉइंट x1 y1 है विच इज आउटसाइड द पैराबोला। उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, उन दोनों टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन हमें लिखना है। वी नीड टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द टेंजेंट्स, इसलिए मैंने हेडिंग दिया है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पॉइंट x1 y1 से जो दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, उन दोनों टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन है SS1 इज इक्वल टू t²। ये कैसे बनाते हैं, S कैसे होता है, S1 क्या है, T क्या है, वो हमने सीखा है। सर्कल में भी यही फॉर्मूला था, आगे जाके एलिप्स हाइपरबोला में भी यही रहेगा। आपको ऐसे ही याद रखना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन है SS1 इज इक्वल टू t²। नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पैराबोला के बाहर एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स पास होंगे, दो। ये जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिले हैं, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बना, इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। Take a point outside the parabola. Let the point be x1 y1. इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पर जो कॉर्ड बन रहा है उसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन था t इज इक्वल टू 0। सर्कल में भी यही था। नेक्स्ट है कॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। हम लोग एक ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए। मान लो कि पी क्यू कॉर्ड है और x1 y1 इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। पी क्यू पैराबोला का एक कॉर्ड है और x1 y1 उसका मिड पॉइंट है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू S1। कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हो और उस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। कौन सा, t इज इक्वल टू S1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, a sum is given, लाइन है 3x plus y is equal to 6. It intersects the parabola in P and Q. Find the coordinates of point of contact. Find the coordinates of point of intersection of tangent drawn at A, B. देखो, सम को समझो. This will be sum number 11.
पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अ लाइन इज गिवन जिसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और अगर आप कंडीशन पढ़ो, ये लाइन पैराबोला को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। द टू पॉइंट्स आर ए एंड बी। ये ए, यहां पे बी ले लो। फाइंड क्या करना है, ए और बी पॉइंट से जो दो टेंजेंट बना रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें फाइंड करके देना है। पॉइंट ए से ये टेंजेंट बना, पॉइंट बी से ये टेंजेंट बना, इन दो पॉइंट से ये जो टेंजेंट बना, इनका मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है। पॉइंट, इन दो पॉइंट ए एंड बी से जो दो टेंजेंट बनाए, मान लो कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने x1 y1 नाम दिया है। हमारा काम है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। देखो, एक लेंदी मेथड तो ये है, ये सारे फॉर्मूलाज अगर आप भूल जाओ तो अल्टरनेट वे होगा, बट थोड़ा लेंदी होगा। पहला काम हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज, ये लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब उन दोनों पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट बनाए। तो जो टेंजेंट बन रहा है वो तो कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट से ही बन रहा है। तो t इक्वल टू 0 यूज करोगे तो आपको दोनों टेंजेंट के इक्वेशन मिल जाएंगे। एक बार दोनों टेंजेंट के इक्वेशन आपको मिल जाए, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो भी फाइंड किया जा सकता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, वी गो बाय सम अनदर मेथड। देखो किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x1 y1. Now from the diagram or from the given concept we can say for x1 y1 AB is the chord of contact. Chord of contact का यही तो डेफिनेशन था कि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओ, पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनता है उसी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 के लिए AB जो है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ AB हम लोग ढूंढ सकते हैं बाय द फॉर्मूला T इज इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास है। तो x1 y1 पॉइंट के लिए AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है और उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हम लोग T इक्वल टू 0 से फाइंड कर रहे हैं। T इक्वल टू 0 का मतलब आपको पता ही है, ये रहा कर्व, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y1। तो y1 ही है, पॉइंट x1 y1 है। 4x, व्हाट इज x फॉर अस, x प्लस x1 बाय 2, क्या मिला, y1 is equal to sorry minus 2x minus 2x1 is equal to 0। सबको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले गए तो 2x माइनस y1 प्लस 2x1 is equal to 0। ये हमें कौन से लाइन का इक्वेशन मिला, AB। बट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन टू अस, लाइन AB का इक्वेशन जो हमें दिया है वो है 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 and 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, 1 and 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, या तो आप कह सकते हो कोइंसिडेंट लाइन।
हमने लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करा बाय अवर फॉर्मूला t इज इक्वल टू 0, बट लाइन ए बी का इक्वेशन हमको पहले से दिया गया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 एक ही लाइन के इक्वेशन है, और यू कैन ऑल्सो से दे आर कोइंसिडेंट लाइन। आपको याद करा दो, शायद आपने 10th से सीखा है, कोइंसिडेंट लाइन हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का रिलेशन था, वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। x के कोइफिशिएंट का रेशियो 2/3, y के कोइफिशिएंट का रेशियो -y1/1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का रेशियो 2x1/-6। इन दोनों को कंपेयर करो तो y1 कितना आएगा, -2/3 मिलेगा, और अगर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं तो x1 मेरे ख्याल से -2 मिलेगा। तो इसका मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2, -2/3। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? लिखो। Okay, the next topic given to us is properties of parabola. पैराबोला के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट देखो, द फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन टू अस इज, देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं P, 80² 280। इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट पास करा और इसी पॉइंट P से मैंने एक नॉर्मल पास करा। पैराबोला का फोकस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट पॉइंट T एंड G। पॉइंट P से जो टेंजेंट पास करा है वो एक्सिस को T में, और जो नॉर्मल पास करा है वो एक्सिस को G में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या प्रॉपर्टी है? द डिस्टेंस SP, ST एंड SG, ये तीनों इक्वल होते हैं। SP, ST एंड SG दे आर इक्वल। देखो इसको भी प्रूव करना काफी सिंपल है। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x/t प्लस 80। ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, t में, तो पॉइंट t के लिए तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y को अगर हम 0 रख दे तो x/t इज इक्वल टू -80, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -80²। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, t के मिल गए तो st, हाँ s के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0। हमको st फाइंड करना है, तो st फाइंड करने के लिए आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आंसर आएगा, a + 80²। SP फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगाएं, मैंने पहले भी बोला था फोकस से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फंडा यूज करो SP = PM पैराबोला के लिए, उससे आपको SP मिल जाएगा।
और एस जी फाइंड करने के लिए आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, आज ही मैंने लिखवा है। जी पॉइंट के लिए भी वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लो, इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस लगा दो, यू विल बी एबल टू सी ऑल द थ्री डिस्टेंस आर इक्वल। प्रूफ भले भूल जाओ, फॉर्मूला याद रखो, एस पी, एस जी और एस टी तीनों के डिस्टेंस इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड प्रॉपर्टी गिवन टू अस इज फिर से हम लोग पैराबोला के ऊपर आए हुए पॉइंट से एक टेंजेंट बनाते हैं। दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर, 280, टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस 80, ठीक है। अब let this tangent intersects the directrix at point Q। ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? Q। अब क्या प्रॉपर्टी है, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, दिस लाइन सेगमेंट PQ सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस। ये PQ सेगमेंट फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। प्रॉपर्टी मैंने वर्ड्स में क्या लिखी है? द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में ये जो सेगमेंट बना, ये सेगमेंट हमेशा फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो ये कैसे प्रूव होता है? P पॉइंट से जो टेंजेंट पास हुआ उसका इक्वेशन ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? Q। तो हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट के इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। x कोऑर्डिनेट तो रेडी है, -a, x यहाँ पे -a रख दो तो y कोऑर्डिनेट आएगा 80 माइनस a बाई टी, 80 माइनस a बाई टी। तो अब हमारे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। P तो था ही, फोकस S a, 0 होता है, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था Q, वो हमने फाइंड करा। अब मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल S 90 डिग्री का है, तो मैं क्या मेथड अप्लाई करूंगा? स्लोप ऑफ SP into slope of SQ is equal to -1। आप SP का स्लोप ढूंढो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम मेथड से आपको SQ का स्लोप मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 आंसर आ जाएगा। m1 इंटू m2 इज -1, दैट मीन्स द एंगल इज 90, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी दिया है वो सिंपल है, फिर से टेंजेंट बनाना है। तो पॉइंट P, T से आपने टेंजेंट बनाया, PT से टेंजेंट बना, y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस 80। क्या थियरी है? फोकस a, 0, let Q be the foot of perpendicular drawn from focus to the given tangent। थियरी समझो, स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने? foot of perpendicular drawn from the focus to the tangent lies on y axis, ब्रैकेट में लिखा है tangent at the vertex। तो बात समझो, आपने पॉइंट P से टेंजेंट बनाया, उस टेंजेंट पर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहे हो फोकस से,
तो फोकस से आप टेंजेंट पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहे हो। वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा जो हमने फोकस से बनाया है वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर ही होगा। फोकस से टेंजेंट पर बनाया गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा y एक्सिस पर होता है। पर पैराबोला में y एक्सिस का एक दूसरा नाम है कि पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0। इस 0,0 पॉइंट से पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट हो रहा है वो y एक्सिस खुद है। वर्टेक्स से पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट बनाया गया है वो टेंजेंट कौन है? y एक्सिस। तो y एक्सिस को ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स से बना टेंजेंट y एक्सिस है, ऐसा हम पैराबोला में कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि फोकस से अगर आप टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा y एक्सिस पे होगा। देखो किस तरह से ये प्रूव होता है। इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1/t। तो आप इसका स्लोप ढूंढ लो -t। परपेंडिकुलर है तो इसका 1/t, तो इसका -t। पॉइंट स्लोप इक्वेशन से आप इसका इक्वेशन फाइंड कर लो। y - y1 0 इज इक्वल टू m x - a। तो ये हमको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दो और सिर्फ x कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। सिर्फ x, y जो भी आए, x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे, आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। दैट मीन्स द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, फोर्थ एंड द फाइनल प्रॉपर्टी गिवन। देखो फाइनल प्रॉपर्टी में ये दिया है, इसका डायग्राम थोड़ा टिपिकल है। रिमेंबर द प्रॉपर्टी। समझो कि PQ जो है वो पैराबोला का लेटस रेक्टम है। PQ जो है वो पैराबोला का क्या है? लेटस रेक्टम। व्हाट दे से हियर इज, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से आप जो टेंजेंट बनाते हो, लेटस रेक्टम का ये जो एंड पॉइंट है वहां से आपने टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट को A नाम दे दो और इन्हीं पॉइंट से आप नॉर्मल बना दो। तो A P इसको Q नाम दे दो, Q तो है, B नाम दे दो। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स और नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, those 4 lines always makes a square। तो ये जो सेक्शन है A, P, B, Q वो हमेशा स्क्वायर बनेगा। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, वहां से आप क्या करो? टेंजेंट बनाओ और नॉर्मल बनाओ। 4 लाइंस होंगी, those 4 lines always makes a square। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको भेजी हैं, आप लोग क्लास वर्क में उसको कॉपी कर दें। थैंक यू।